हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना तो हम लोग का काम है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना ही है। अगर आप कुछ आपका अगर 20 ईयर्स से अगर ज़्यादा के हो गए हैं आप, तो आप एकदम आसानी से मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए और आपको क्या क्या देखनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर होते हैं और मतलब बहुत सारे जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजीज नहीं पता होते हैं। तो आज हम लोग वही इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जाएँ किसी भी स्टॉक पर, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है वहाँ पे। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ऑप्शंस है, क्रूड ऑयल है। तो आप एक बार विजिट कर लीजिए मेरा चैनल, वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत अच्छे वीडियो डाले हुए हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग बस इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएँ, ट्रेडिंग करना सीख जाएँ। और उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप मतलब थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं तो आपको बस एक पेड़ इंटेंजस इंडिया के नाम पे लगा दीजिए। और वहाँ से अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, एक ट्री लगाते हैं, आप कोई सा भी एक छोटा सा पौधा लेके आप अपने घर में लगा लीजिए, आप अपने घर के बाहर लगा दीजिए बागान में। तो इससे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब देखिए, एक पेड़ आप लगाएंगे तो वो जैसे जैसे ग्रो करेगा, इन्वेस्टमेंट उसी का प्रूफ है। इन्वेस्टमेंट वैसे ही ग्रो करता है, इन्वेस्टमेंट कभी जल्दी नहीं होगा। और आपको मतलब क्या होगा, आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे कि आप एक पेड़ से प्रॉफिट कमाते हैं। पेड़ आपको बड़े होने पे 2 साल 3 साल होने के बाद आपको फल देता है, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट आपको फल देगा। तो आप लोग एक पेड़ लगा लीजिए इंटेंजस इंडिया के नाम पे। ये पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। आपको जब भी देखेंगे उस पेड़ को तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वैसे ही उसी के फ्लो में आपको चलना है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिए, यहां से मैं आपको आज बताऊंगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, देर न करते हुए। आपको देखिए, पहला पॉइंट आपको बताता हूं यहां से। ये देखिए, हम लोग क्या यहां पे पढ़ेंगे, टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम लोग आते हैं, पहला देखिए यहाँ पे होता है एक तो कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे होता है कंजर्वेटिव, हो गया मॉडरेट, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टर का टाइप है। देखिए, ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि इन्वेस्टर के टाइप हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने आप जाते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको देखना पड़ता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एक एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके का होता है। कंजर्वेटिव मतलब आपको क्या करना है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो देखिए, पहले तो हमें रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, रिस्क प्रोफाइलिंग करना पड़ता है। इसमें एक चीज होती है रिस्क प्रोफाइलिंग, ठीक है। यहाँ से आपको रिस्क प्रोफाइलिंग कराना पड़ेगा। रिस्क प्रोफाइलिंग ये मतलब इसमें क्या है, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिए। 4-5 क्वेश्चन होते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग में। आप कहीं भी नेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और आपको उसमें देखिए क्या होता है, ये आपका रिस्क एपेटाइट जानने के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाता है, ठीक है। एपेटाइट क्या होता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। जितना आप रिस्क उठाएंगे उसी हिसाब से तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं और आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए खतरनाक है। देखिए, स्टॉक मार्केट एकदम से एक पढ़ाई है। अगर इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपने रिस्क एपेटाइट देख लिया कि आपका रिस्क कितना है। अगर रिस्क एपेटाइट का एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा इसमें। तो रिस्क एपेटाइट क्या होता है कि आपको पता चल गया कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 15 to 20 ईयर्स हैं, 20 to 30 ईयर्स हैं, फिर 30 से लेके 45 ईयर्स हैं या मोर देन 45 ईयर्स हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा कंजर्वेटिव, ठीक है।
कंजर्वेटिव, इसमें बहुत प्रकार के, ये मैंने एक सिर्फ एज का फैक्टर बताया, एज का फैक्टर ये बताया, तो ऐसे होता है 45 ईयर से ऊपर के हैं तो कंजर्वेटिव हो गए। आपको कितना रिस्क लेना है तो उसके हिसाब से फिर ये एज हो गया पहला, दूसरा हो गया यहाँ पे दूसरा, तीसरे, इस तरह से कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसी को देख के हम लोग रिस्क एपेटाइट जानते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो यहाँ से आप लोग असेसमेंट कर सकते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और फिर हम लोग देखेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको पता चल गया कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या फिर मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और उसी हिसाब से फिर हम लोग का यहाँ पे स्टॉक डिफाइन होता है कि कौन कौन से हम लोग को स्टॉक लेने हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव में हमें लो बीटा स्टॉक लेना पड़ता है, लो बीटा स्टॉक्स। ठीक है, लो बीटा स्टॉक हो गया। मॉडरेट में मीडियम, ठीक है, मीडियम बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाई बीटा हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक होता है। ठीक है, ठीक है, साइक्लिक स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि कौन से स्टॉक में आपको जाना है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको यहाँ पे सारा कुछ इसका मैं डिस्क्रिप्शन इसका बता दूंगा, और कैसे इसमें हम लोग कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और कैसे इसको हम लोग को चूज करना है वो चीज़ भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तीसरा में हम लोग चलते हैं तो इसमें आता है ये डिफेंसिव स्टॉक्स। ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक हो गए। फिर चौथा में मैं आता हूं, तो चौथा में हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ स्टॉक्स हो गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से तो आपने पता कर लिया कि मुझे लो बीटा स्टॉक लेना है या फिर मॉडरेट बीटा, मीडियम बीटा वाला लेना है या फिर हाई बीटा वाला लेना है। तो यहाँ से हम लोग बीटा पे खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीटा हो गया हमारा, क्या बीटा हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए यहाँ से ऐसे करके मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा वो हमारा बीटा डिफाइन करता है। बीटा क्या होता है कि निफ्टी अगर 1 रुपये ऊपर जाता है, निफ्टी इंडेक्स को देख के, तो हमारा ये कितना जाएगा, ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, उसको हम लोग बीटा से डिफाइन करते हैं। बीटा अगर हमारा 2 है तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो निफ्टी के 1 रुपये ऊपर जाने से ये 2 रुपये ऊपर जाएगा, 1% ऊपर जाने से 2% जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीटा। देखिए सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते चलेगा आपका। और यहाँ पे पांचवा आता है हमारा स्पेकुलेटिव। ठीक है, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, सारा कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे करना है इसमें। ठीक है, छठवां हो गया वैल्यू। ठीक है, वैल्यू स्टॉक्स हो गए। देखिए साइक्लिक स्टॉक क्या होता है, साइक्लिक स्टॉक ये हो गया, इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है। साइक्लिक आपको पता है कि पहले एक बार में कभी ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके ऐसे नीचे आता है। तो देखिए ये हमारा साइकिल हो गया। ठीक है, साइकिल हमारा ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब लो पे आएगा तो हमें बाई कर लेना है, हाई पे जाएगा तो सेल करना है, लो पे आएगा बाई करना है, हाई पे जाएगा तो सेल करने हैं। तो ऐसे में साइक्लिक स्टॉक में हमारे कौन कौन से आते हैं आपको मैं बता दूं, स्टॉक का नाम भी बता देता हूं। देखिए साइक्लिक में आप जाएंगे तो सीमेंट और स्टील वाली जो ये फैक्ट्रीज होती हैं और जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे साइक्लिक में आएगी। ठीक है, सीमेंट में और हमारा क्या था, सीमेंट, और यहाँ पे आते हैं हम लोग स्टील में। ठीक है, स्टील में, तो स्टील में सीमेंट वाली कंपनीज आपको कौन कौन सी पता है, जो ये अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। ठीक है, अल्ट्राटेक हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये सीमेंट का आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी में बहुत सारे सीमेंट के कंपनी हैं। और फिर स्टील में आते हैं, JSW स्टील हो गया। ठीक है, JSW स्टील हो गया। यहाँ से आप लोग ये साइक्लिक स्टॉक में आते हैं सारे। तो स्टील वाली कंपनीज जितनी भी है और ये जितनी नवरत्न कंपनीज है आप वहाँ से देख सकते हैं। 9 कंपनीज है इंडिया की, उसमें से कई सारी कंपनीज हैं जो ये स्टील वाली कंपनीज में आती हैं। जैसे ये BHEL हो गया। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, BHEL हो गया। फिर उसके बाद हम लोग और भी आएंगे और भी देखेंगे। तो वैसे में वो सारे स्टॉक्स आप लोग सीमेंट और स्टील वाले ले सकते हैं, साइक्लिक स्टॉक होते हैं। तो ऐसे अगर आपको साइकिल में इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको थोड़ा 6 महीना में एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे आए, एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे आए, तो आप लोग साइक्लिक स्टॉक को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको देखिए आपको कैसे पैसा कमाना है उसी हिसाब से यहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है पहले से, सिर्फ आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफेंसिव स्टॉक में आते हैं,
डिफेंसिव स्टॉक मतलब कंजर्वेटिव मीन्स लो बीटा स्टॉक। डिफेंसिव मतलब क्या है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा गिर जाता है तो हमारे स्टॉक जो इतने पे आके रुक जाएंगे, ठीक है, ये गिरेंगे नहीं। और मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस हिसाब से मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे, और जब मार्केट गिरने लगेगा तो ये ज़्यादा मतलब गिरेंगे नहीं एक जगह पे आके, और वो वहाँ तक ही गिरते हैं, वो ज़्यादा नहीं गिरते हैं, तो इसको हम लोग डिफेंसिव बोलते हैं। तो डिफेंसिव का मतलब हो गया आपको डिफेंस करना है, मतलब कि आपको ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, ठीक है, मोर लॉस, आपको ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, तभी आप लोग डिफेंसिव स्टॉक लेते हैं, ठीक है। डिफेंसिव स्टॉक में आते हैं जैसे कि मतलब FMCG हो गए, कंज्यूमर गुड हो गए, FMCG, ठीक है, कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स हो गए यहाँ पे, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई, यहाँ पे फार्मा कंपनीज आ गई, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, सिप्ला यहाँ से ले सकते हैं। कंज्यूमर FMCG में आप ITC ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और भी सारी बहुत सारी कंपनीज है। मैं ये एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाए। ग्रोथ में हम लोग आते हैं तो ग्रोथ में क्या आता है, देखिए एक चीज़ ग्रोथ में आपको याद रखना है, डिविडेंड री इन्वेस्टिंग, डिविडेंड री इन्वेस्टिंग। देखिए क्या होता है इसमें, आपको जो कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है उसमें क्या होता है, वो आपके अपने प्रॉफिट से आपको ये डिविडेंड दे दिया उसने, कंपनी के प्रॉफिट में आपका भी शेयर बनता है, तो आपको कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दे दिया। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि मतलब डिविडेंड नहीं देती है, इसी डिविडेंड को क्या करती है, वो री इन्वेस्ट कर देती है उसी कंपनी के ग्रोथ में, तो वो हो जाता है ग्रोथ। मतलब उसी डिविडेंड को, जैसे एप्पल है, बाहर की कंपनी, आप अमेरिका की कंपनी देखेंगे, एप्पल हो गया, फिर उसके बाद गूगल हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ये क्या करती है कंपनी, ये गूगल कंपनी क्या करती है, अपने डिविडेंड को, अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड कम देती है, डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन वही डिविडेंड को ये री इन्वेस्ट करके और कंपनी के ग्रोथ में लगाती है। देखिए अगर किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया, वो तो आपके पास आ गया, वो घर में आ गया, उसका क्या करेंगे आप, उसको खर्च कर देंगे, खाना पीना लेके, और रईसी में आप लोग उसको खर्च कर देंगे। लेकिन क्या होता है, अगर उसी कंपनी ने डिविडेंड को और उसी डिविडेंड को अगर री इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसी कंपनी के ग्रोथ में उसको लगा दिया, तो क्या होगा, वहां से जहां पे आप एक फ्रिज ले पाते थे, 2 साल बाद आप 3 फ्रिज ले पाएंगे, 4 फ्रिज ले पाएंगे, ऐसा होता है। देखिए किसी इन्वेस्टर का बोलना होता है डिविडेंड मिलता है, जो मतलब ज़्यादा लेके रखते हैं, तो डिविडेंड मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के डेवलपमेंट में उसको लगाते हैं। तो घर के डेवलपमेंट में लगाने से अच्छा है कि आप लोग क्या कीजिए, डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दीजिए। री इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप लोग कुछ देर रुक जाएंगे, 1 साल 2 साल आप लोग रुक जाएंगे, तो आप जहां एक काम कर पा रहे थे, आप लोग 2 3 4 काम कर पाएंगे डिविडेंड री इन्वेस्टिंग से। इसलिए जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड लेने जाएं, तो हमेशा आप लोग ग्रोथ का आप लोग देख के और म्यूचुअल फंड बाई कीजिए। ये हमेशा आप लोग याद रखिए कि जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड लेने जाएं, या फिर किसी भी स्टॉक को आप लोग लेने जाते हैं, या फिर पोर्टफोलियो बनाने जाते हैं, तो हमेशा ग्रोथ वाला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटर्स पहले क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हेजर्स होते हैं, हेजर्स हो गए, फिर उसके बाद हमारा स्पेकुलेटर्स हो गए, और फिर उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे ये हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्राज जो करते हैं, देखिए स्पेकुलेटर्स इसमें क्या हो गया, जो कि मार्केट के मूवमेंट को, मतलब मार्केट यहाँ पे ये हमारा हो गया NSE, ठीक है, और ये हो गया हमारा BSE। ये मैं आर्बिट्राज का बता दे रहा हूँ पहले आपको। NSE हो गया, तो ये मार्केट में यहाँ पे प्राइस चल रहा है 9 रुपया, यहाँ पे चल रहा है 10 रुपया, तो यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा आर्बिट्रेज हो गया। स्पेकुलेटर्स क्या होगा, स्पेकुलेटर मतलब स्पेकुलेटिंग के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे क्या होगा, किसी कंपनी का टेंडर पास हुआ, ठीक है,
टेंडर पास हुआ, मान लीजिए किसी भी कंपनी का टेंडर पास होता है तो उसके इन्वेस्टर को या फिर मतलब किसी दूसरे स्टॉक को, दूसरे इन्वेस्टर को पता चलता है कि अच्छा इसका तो टेंडर पास हो गया, अब तो ये कंपनी ऊपर जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारा स्पेकुलेटिव हो गया, मतलब चोरी छिपे उसको देखना और फिर उसको स्पेकुलेट करना कि वो मतलब कहाँ तक ये कंपनी जाती है ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, गोल्ड माइनिंग हो गया, ठीक है, गोल्ड माइनिंग कंपनीज, ठीक है, गोल्ड माइनिंग कंपनीज, ऑयल कंपनीज, गोल्ड माइनिंग में आपका आ गया पीसी ज्वेलर्स हो गया, फिर उसके बाद ऑयल कंपनी में ओएनजीसी, फिर ओएनजीसी के बाद ये आईओसी, ठीक है, आईओसी, बीपीसीएल, फिर उसके बाद आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब कंपनी, ये आप लोग इस पे ये इसमें आते हैं, मतलब कि स्पेकुलेटिंग कर सकते हैं आप लोग इस पे, ठीक है। ऑयल कंपनीज मतलब स्पेकुलेटिव कोई एक सेक्टर्स में नहीं होता है, कोई एक सेक्टर में नहीं है, आप लोग किसी कंपनी पे स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे स्पेकुलेशन हमारे ऑयल कंपनीज पे होते हैं, गोल्ड माइनिंग कंपनीज पे होते हैं। फिर उसके बाद जिस कंपनी में टेंडर पास होते हैं, बड़े बड़े टेंडर जिसमें पास होते रहते हैं, उसमें स्पेकुलेटिव चांसेस मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग देख लीजिए कि इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टर, ठीक है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग कंपनी का पूरा वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाता है, कंपनी को इवैल्यूएट किया जाता है कि ये कंपनी कितने करोड़ की है, ठीक है, कि ये कितने करोड़ की है, ये कितने मिलियन की है, ठीक है, मिलियन डॉलर्स, करोड़ में, इसका पता लगाया जाता है कि ये कंपनी का वैल्यू कितना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, असेट बेस्ड कंपनीज आती हैं, ठीक है, असेट बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस कंपनी के पास असेट है, बहुत ज़्यादा असेट है, उसके असेट को देखा जाता है कि ये असेट ये काम का है या नहीं, तो ये असेट का वैल्यू का पता लगाया जाता है, असेट का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, वैल्यूएशन किया जाता है, और उसी हिसाब से पता लगाया जाता है कि इस कंपनी का वैल्यू कितना है। ये देखिए कब काम करती है हमारा बियरिश मार्केट में। बियरिश मार्केट में क्या होता है, बियरिश मार्केट में सारे कंपनीज का जो वैल्यू है, वैल्यू गिर जाता है, ठीक है, वैल्यू गिर जाता है एकदम ही, जो बियरिश मार्केट में वैल्यू गिर जाता है, तो उस वहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जी अभी के लिए, क्योंकि मार्केट पूरा गिरा हुआ है अभी, और सारी कंपनीज का जो वैल्यू है, वैल्यू भी गिरा हुआ है। तो अभी आप लोग क्या करते हैं, जैसे एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई जहाँ 350 पे हुआ करती थी, आज आपको 150 से 200 रुपए में आपको मिल रही है, ठीक है। तो देखिए एसबीआई वही है, एसबीआई का एनपीए उतना ही है, एसबीआई का वैल्यू वही है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो कम हो गया है। तो प्राइस कम हो गया है लेकिन वैल्यू वही है, तो इसका मतलब ये सस्ता में मिल रहा है आपको। जहां 350 में आपको 4-5 महीने पहले मिल रहा था, अभी आपको 150-200 के बीच में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन वो कंपनी आपको चीपर रेट में मिल रही है। तो यहां से वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर आप लोग हैं, तो उसमें बहुत सारे ये आपको प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना सिखाया जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पूरा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसको हम लोग समझेंगे, बाद में समझेंगे। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बस आप लोग को ये देखना है कि आप लोग इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं, या फिर अगर मान लीजिए ग्रोथ आपको करना है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पहले अपना ये रिस्क प्रोफाइलिंग कराना होगा। रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद आपका रिस्क एपेटाइट पता चलेगा, उसी हिसाब से आपको कंजर्वेटिव यहाँ पे अगर मिला तो आप लोग डिफेंसिव ले लीजिए। अगर आपका अग्रेसिव आता है तो अग्रेसिव में हम लोग हाई बीटा स्टॉक ले सकते हैं। हाई बीटा स्टॉक में अगर आप यहाँ पे आता है, देखिए हाई बीटा स्टॉक में एक चीज आता है यहाँ पे, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप लोग हाई रिस्क ले लेते हैं तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा,
यहाँ पे देखिए रिस्क बाय रिवॉर्ड होता है, ठीक है, रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो हो गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है तो आपका रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग चेक कीजिए सारे कि आप लोग कौन से इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और उसी हिसाब से आप लोग स्टॉक को चूज करके और आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अभी का। और वैल्यूएशन में एक और चीज़ देखा जाता है, वैल्यूएशन कब किया जाता है, तो यहाँ पे मर्जर होने वाला किसी कंपनी का रहता है, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन, इन सब चीज़ों में जो हमारे ये होते हैं, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, या फिर असेट बेस्ड अप्रोच हो गया हम लोग का, तो वहीं से हम लोग को इनकम अप्रोच, असेट बेस्ड अप्रोच यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए मर्जर एक्विजिशन होने वाला रहता है किसी कंपनी का, तो वहीं पे कंपनी के वैल्यू का पता लगाया जाता है और इसमें इनकम अप्रोच और हम लोग असेट बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। तो वो थोड़ा डीप में हो जाता है। मैं आपको इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। आप लोग इन्वेस्टमेंट में कैसे, इन्वेस्टमेंट में इतना तो आपने सीख लिया कि आपको क्या करना है, स्पेकुलेशन करना है, या फिर ग्रोथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर डिफेंसिव इन्वेस्टर आप हैं, या फिर साइक्लिक ये सीमेंट कंपनीज पे या स्टील कंपनीज पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट किन सारे चीज़ों पे करना है और कौन से स्टॉक पे आपको करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है, एवरेजिंग, ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं आपको इसका भी वीडियो बना के आपको डाल रहा हूं, तो आप लोग अगले वीडियो में आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी इसमें डाउट रहेगा आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू दोस्तों।